ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको मुगल चित्र शैली के विषय में बताया जा रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको मुगल चित्र शैली के विषय में बताया गया था। अब जो नया सिलेबस आया है उसमें मुगल चित्र शैली की जगह आपको मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स के नाम से चित्र आया है। तो उसमें मिनिएचर पेंटिंग के विषय में मैंने आपको बताया, मीने की भांति बारीक कारीगरी जिस चित्र में की जाती है, जिस पेंटिंगों में की जाती है, उस पेंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। वैसे मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्रों को मिनिएचर पेंटिंग भी कहा जाता है। जो वसली पर बनाए जाते हैं ऐसे चित्रों को मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। तो ये मिनिएचर पेंटिंग अपने सबसे पहले जैसे पांडुलिपि चित्र हैं उन चित्रों में भी किया गया, उसके बाद राजस्थानी शैली, और राजस्थानी शैली के बाद में मुगल शैली, और मुगल शैली के बाद पहाड़ी शैली में भी इस तरह के चित्र बनाए गए थे। तो मुगल शैली जो आई है, उस मुगल शैली में अपन ने पढ़ा सबसे पहले मुगल साम्राज्य की नींव भारत में किसने रखी? बाबर ने रखी। बाबर कब भारत आया? 1526 में भारत आया था। उसने कौन सा युद्ध किया? पानीपत का युद्ध किया। पानीपत के युद्ध में किसको हराया? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। बाबर एक कला प्रेमी शासक था, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि बाबर के कला प्रेम के विषय में कैसे पता चलता है कि बाबर की एक आत्मकथा है तुझे के बाबरी, या उसे बाबरनामा कह सकते हैं। उसमें स्वयं बाबर के शब्दों में लिखा है कि बाबर ने ईरान के दो महान कलाकार बिहजाद व शाह मुजफ्फर अली की प्रशंसा करते हुए अपने शब्दों में कहा कि इन दोनों कलाकारों की बराबर ईरान में कोई भी चित्रों में सादृश्यता को दर्शाने वाला कलाकार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था, लेकिन अधिक समय तक शासन नहीं करने के कारण वह भारत में अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका। इसके अलावा आपको बताया बाबर मुगल वंश का शासक रहा। उसके वंश को मुगल वंश क्यों कहा गया? क्योंकि वह पितृपक्ष से तैमूर वंशी था और मातृपक्ष से चंगेज मंगोल वंशी था। इस प्रकार उसके वंश को मुगल वंश के नाम से जाना गया। तो भारत में सबसे पहले मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? बाबर ने रखी है। बाबर के वंश को किस नाम से जाना गया? मुगल वंश के नाम से जाना गया था। बाबर के समय भारत आने वाले कलाकार भी था जिसका नाम था बिहजाद, और उस बिहजाद को आगे चलकर किस नाम से ख्याति प्राप्त हुई? पूर्व के राफेल के नाम से प्राप्त हुई। अब बाबर के समय जो चित्रकला निर्मित हुई या कला का निर्माण हुआ, वो पूर्ण रूपेण फारसी या ईरानी शैली में चित्र बनाए गए थे। इस प्रकार 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई, और बाबर की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है। कौन? हुमायूं। तो हुमायूं के समय की कला को अपन ने पढ़ा कि हुमायूं के समय की कला में 1530 से 1557 ईस्वी का समय आता है। हुमायूं अपने पिता बाबर से भी अधिक कला प्रेमी शासक था, लेकिन इसके समय जो था वो समय राजनीतिक अस्थिरता से अस्थिर था, राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर था, और अस्थिर होने के कारण गुजरात और बंगाल के ये बहादुर शाह और शेर शाह से ये आतंकित होकर कई बार भारत छोड़कर भी भाग गया था। और तो इसने अधिकांश समय अपने जीवन का युद्ध यात्राओं में व्यतीत किया। लेकिन 1547 में गुजरात, मारवाड़ और ईरान के शाहों से इसने क्या किया? शरण प्राप्त कर ली उनकी, और शरण प्राप्त करने के बाद उनकी मदद लेकर और अपने योग्य सेनापति बैराम खां की सहयोग से इसने दिल्ली के खोए हुए साम्राज्य को दोबारा से प्राप्त किया, जो 1555 के आसपास जाकर इन्होंने प्राप्त किया। लेकिन 1547 में काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त कर ली। काबुल और कंधार पर जब विजय प्राप्त की हुमायूं ने, तो इसने ईरान से दो श्रेष्ठ कलाकारों को अपने भारत में बुलाया था, जिनका नाम था मीर सैयद अली और जिसका उपनाम जुदाई था। मीर सैयद अली और जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी नाम के दो कलाकारों को भारत बुलाया, जिनकी अध्यक्षता में स्वयं हुमायूं व अकबर ने चित्रण अभ्यास किया था, चित्रकला भी सीखी थी। उन्होंने या उनकी अध्यक्षता में हुमायूं ने अपने चाचा आमिर हमजा की आत्मकथा को चित्रित करवाया, जिसमें साहसिक घटनाओं का वर्णन करवाया, जो कि अकबर के चरित्र निर्माण के लिए उसके चित्र बनवाए थे। उन चित्रों को मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने सूती कपड़े पर बनाए थे, और जो 68 × 52 सेंटीमीटर के आकार में बनाए थे वो फारसी शैली में बनाए गए। वो चित्र वर्तमान में भी ब्रिटिश के संग्रहालयों में या अल्बर्ट हॉल जैसे म्यूजियम, इस तरह के म्यूजियमों में भी उन चित्रों को देखा जा सकता है। इसके बाद 1557 में हुमायूं की
पुराने किले की सीढ़ियों से लुढ़कने पर मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अपन कह सकते हैं या निष्कर्ष में कह सकते हैं कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक तो था, लेकिन उसके समय राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण वो भारत में अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका। ठीक है भाई। तो अब इसमें आपको प्रश्न बन गया, हुमायूं के समय के दो दरबारी कलाकार मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी कहाँ से आए, ईरान से आए, कब आए, 1547 में आए, कौन से युद्ध को जीतने के बाद बुलाए थे उन्होंने, मतलब काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त करने के बाद उन दोनों कलाकारों को बुलाया था। ठीक है भाई। हुमायूं के समय जो कला शैली थी वो कौन सी कला शैली थी, वो सफवी कला कह सकते हैं या फारसी कला शैली कह सकते हैं, फारसी कला शैली थी। और वो फारसी कला शैली में किस विषय के चित्र बनवाए हुमायूं ने, आमिर हमजा के चित्र बनवाए, जिसको दास्तान ए आमिर हमजा भी कहा जा सकता है, जिसमें किस प्रकार के चित्र बनवाए, साहसिक घटनाओं के चित्र बनवाए थे। वो किस धरातल पर बनाए गए थे, सूती कपड़े पर बनाए गए थे। किस आकार में बनाए गए थे, 68 × 52 सेंटीमीटर के आकार में बनाए गए। इस प्रकार हुमायूं कालीन कला रही। और हुमायूं कालीन कला पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं कि हुमायूं की 1557 में मृत्यु हो जाती है, और 1557 में मृत्यु हो जाने के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर 13 वर्ष की आयु में जाकर मतलब मुगल शासन की गद्दी पर बैठता है, जिसका समय 1557 से 1605 ईस्वी का रहा। अकबर अपने पिता और दादा से भी अधिक कला प्रेमी शासक हुआ, और वह एक समन्वयवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ। उसने अपनी धार्मिकता का परिचय देते हुए एक नया धर्म चालू किया, जिसका नाम था दीन ए इलाही। और इसकी विचारधारा अनुसार इसके समय के 4 कलाकार ऐसे थे जिन कलाकारों ने मुगल शैली को जन्म दिया, जिनमें मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और दसवंत व बसावन प्रमुख कलाकार थे। इस प्रकार अपन ने क्या पढ़ा, अकबर कालीन कला पढ़ी। अकबर काल में समन्वयवादी विचारधारा के चित्र बनाए गए थे, जिसमें ईरानी व भारतीय कला शैली का समन्वय हुआ, और समन्वय होने पर जो कला शैली का जन्म हुआ उसे मुगल शैली के नाम से जाना गया था। अकबर ने शुरू से ही चित्रकला में रुचि ली और अन्य कलाओं में भी रुचि ली। चित्रकलाओं के बढ़ावा के लिए उसने क्या किया, चित्रशालाओं की स्थापना की, और उन चित्रशालाओं में चित्रकारों की नियुक्ति की। कि अकबर की आत्मकथा है आईने अकबरी। उस आईने अकबरी में उस समय का प्रसिद्ध विद्वान अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के दरबार में 100 से अधिक कलाकार थे। उन 100 से अधिक कलाकारों में 6 गुजराती कलाकार थे और हिंदू कलाकारों की संख्या अधिक थी। अकबर फुर्सत के समय या छुट्टी के समय चित्रशालाओं को देखा करता था, और चित्रशालाओं में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जो कलाकार थे उन कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें इनाम दिया करता था, उनका वेतन बढ़ाया करता था, 500 मनसबदारी तक के ओहदे उनको प्रदान किया करता था, तथा नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी जैसी उपाधियों से उनको सम्मानित किया करता था। इस प्रकार अकबर के समय उस मुगल कला शैली का विकास हुआ। अकबर के समय जो मुगल कला शैली का जन्म हुआ या चित्र बनाए गए, उन चित्रों में एक चश्मी चेहरों का अंकन किया गया है, और सभी चित्र अधिक बनाए गए थे। इस प्रकार अकबर कालीन कला शैली रही, और उस कला शैली के विषय में अपन ने पढ़ा। आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो अकबर कालीन कलागत विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। उन कलागत विशेषताओं में देखिए, अकबर ने भारतीय जीवन को निकटता से समझा, अर्थात अकबर समन्वयवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और समन्वयवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के कारण उसने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को समान दर्जा दिया, और समान दर्जा देने के कारण उसने भारतीय जीवन को निकटता से समझा, और समझने पर वह उससे प्रभावित भी हुआ और अपने कलाकारों को भी उससे प्रभावित किया। यही कारण था कि बादशाह की रुचि से तत्कालीन चित्रकला पर प्रचलित भारतीय कला का विशेष प्रभाव पड़ा। अर्थात अब बादशाह की रुचि किस तरह की है, समन्वयवादी प्रवृत्ति की। तो समन्वयवादी विचारधारा के होने के कारण जो उनके राजा की है या बादशाह की है, उसका भारतीय कला पर विशेष प्रभाव पड़ा, और विशेष प्रभाव का पड़ने के कारण एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ, जिसमें राजपूती संस्कृति व ईरानी तत्वों के मिश्रण से यह विशिष्ट शैली नई पहचान बना सकी। अर्थात ये मुगल शैली अपनी नई पहचान किसके आधार पर बनाई, राजपूती व ईरानी कला तत्वों को मिश्रण से हुई। अकबर ने हिंदू मुसलमानों के सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए चित्र शैली में एक समन्वित विचार दिया, अर्थात समन्वयवादी विचारधारा को शामिल किया। इस काल में दरबारी शान शौकत, इस काल में जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में दरबारी शान शौकत मतलब दरबारी अदब कायदा को बनाया, सुकुमारता
मुगल बादशाहों की वीरता तथा शिकार के दृश्यों की अधिकता रही है। अर्थात इन विषयों पर चित्रांकन कार्य अधिक किया गया। किसके शासनकाल में? ये अकबर के शासनकाल में। ईरानी प्रभाव के चलते मुगल चित्रकारों ने रंगों को, मतलब ईरानी प्रभाव के चलने पर मुगल शैली के जो कलाकार हैं, उन कलाकारों ने, उन चलते मुगल चित्रकारों ने रंगों को चमकदार ढंग से प्रयोग किया। उन्होंने केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरे रंग का अधिक प्रयोग किया। अकबरकालीन चित्रों में रेखा को महत्व दिया गया। अकबरकालीन चित्रों में, ये अकबरकालीन चित्र की विशेषताएं हैं, कलागत विशेषताएं हैं। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट भी लिखोगे ना, एक एक नंबर डाल के भी अगर पॉइंटों को बनाओगे तो नंबर के हिसाब से हो जाएगी। अकबरकालीन चित्रों में एक चश्म चेहरा बनाने की सामान्य परंपरा थी। मैंने आपको ये बता रखा है एक चश्मी चेहरा किसे कहते हैं, अर्थात चेहरे के एक भाग को बनाया जाता है, एक हिस्से को बनाया जाए उसे एक चश्मी चेहरा कहा जाता है। परंपरा थी। चित्रों में यथास्थान मुगलिया वस्त्रों में आभूषणों, पशु पक्षियों तथा वृक्षों को अंकित किया गया। मतलब क्या, स्थान के अनुसार, मतलब उनके यथा स्थान जहाँ जिसकी आवश्यकता है उस स्थान के आधार पर मुगलिया वस्त्रों में आभूषणों, पशु पक्षियों तथा वृक्षों को अंकित किया गया। अकबरकालीन चित्रकार सभी हैं, मतलब ये क्या है, यहाँ गलत लिखवा रहा है, यहाँ आपको राइट करना है सभी है, अर्थात सभी किसे कहते हैं? व्यक्ति चित्र। तो सभी है और व्यक्ति चित्र बनाने में पूर्ण दक्ष थे। अर्थात अकबरकालीन जो कलाकार थे वो कलाकार व्यक्ति चित्रों को बनाने में क्या थे? पूर्ण दक्ष थे। तो उसे सभी है की जगह क्या करना है आपको? सभी है कर लेना है। राजा पृथु का चित्र, इनमें महत्वपूर्ण चित्र है। इस तरह के सभी चित्रों में कौन सा चित्र प्रसिद्ध है? इसके समय का राजा पृथु का चित्र प्रसिद्ध है, जो बनारस के कला भवन अर्थात भारत कला भवन में सुरक्षित है। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी या बनारस में है। अधिकांश चित्रकारों ने इन व्यक्ति चित्रों में नियमों का पूर्ण पालन किया, अर्थात मापदंडों के अनुसार इन व्यक्ति चित्रों को बनाया। वस्त्रों में होने वाली सलवटों को स्वाभाविक रूप से चित्रित किया, अर्थात जो सलवट आती है वस्त्रों में उनको नेचुरल, मतलब प्राकृतिक तरीके से, एक स्वाभाविक तरीके से, यथार्थता की तरीके से चित्रित किया। एक ही चित्र को कई चित्रकार मिलकर बनाते थे। मुगल शैली के कलाकार क्या करते थे? जैसे अपन ने इससे पहले पढ़ा कि वो हुमायूं की जो आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है, उसके 183 चित्र बनाए गए थे, वो 48 कलाकारों ने मिलकर बनाए थे। तो यहाँ भी क्या है, कुछ कलाकार मिलकर, कई कलाकार मिलकर चित्र को तैयार किया करते थे। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्र बनवाकर उन्हें प्रदर्शित भी कराया जाता था, अर्थात इस समय व्यक्ति चित्रों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्रों को बनवाते थे और बनवाने के बाद उनको क्या करते थे? प्रदर्शित किया जाता था, अर्थात उन्हें दिखाया जाता था। संयोजन की दृष्टि से चित्रों में भीड़ भाड़ दिखाई जाती थी। संयोजन की दृष्टि से क्या किया जाता था? चित्रों में अधिक भीड़ भाड़ वाले आकृतियां बनाई जाती थी। आईने अकबरी में अकबरकालीन चित्रकला का समुचित उल्लेख प्राप्त होता है, अर्थात आईने अकबरी क्या है? अकबर की आत्मकथा। इसका रचनाकार कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी नाम की जो किताब है, पुस्तक है या आत्मकथा है अकबर की, उसमें चित्रकला का समुचित उल्लेख किया है। चित्रकार की तुलिका को कलम कहा जाता था। उसमें लिखा गया है आईने अकबरी में कि चित्रकार की तुलिका को क्या कहा गया? कलम। और कलम का प्रयोग करने वाला जो कलाकार होता था उसे कलम करतार के नाम से जाना गया था। अब वो कलम है या बुरुश है, बुरुश भी कह सकते हैं कलम को, तुलिका भी कह सकते हैं। तुलिका पशुओं के बालों से बनाई जाती थी, अर्थात ये तुलिकाओं को, ये बुरुशों को किसके द्वारा बनाया गया? पशुओं के बालों से। अब ये तक यहाँ तक लिख रखा है उसमें कि पशुओं के बालों में कौन कौन से, जैसे भैंसे, घोड़ा है ना, इस तरह के जो गिलहरी, इनके बालों के द्वारा उन बुरुशों को तैयार किया जाता था। आईने अकबरी में उस समय चित्र बनाने के लिए प्रचलित अनेक प्रकार के कागजों का उल्लेख हुआ है, अर्थात आईने अकबरी, अकबर की आत्मकथा की जो पुस्तक है उस पुस्तक में यह भी वर्णन किया गया है या लिखा गया है कि अकबर काल में चित्र बनाने के लिए अनेक प्रकार के कागजों का भी प्रयोग किया जाता था और वो कागज बनाने का कारखाने भी स्थापित थे, जिन कारखानों में एक कारखाना सियालकोट पंजाब में कागज का कारखाना स्थापित था, जिसमें बनने वाले कागज को मुगलिया कागज या सियालकोटी कागज के नाम से जाना गया था। ठीक है भाई, आपसे प्रश्न किया जाएगा कि अकबर काल में जो कागज बनाने का कारखाना स्थापित था वो कहाँ था? सियालकोट पंजाब में। और सियालकोट पंजाब में जो कागज बनाया गया था उस कागज को किस नाम से जानते थे? सियालकोटी कागज या मुगलिया कागज के नाम से जाना जाता था।
ठीक है भाई। इसके बाद आता है अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार। तो प्रमुख चित्रकारों में तो अपन यहाँ 4 ही चित्रकारों को पढ़ेंगे, बाकी इसके अलावा बहुत सारे मुराद है या मनोहर है, दौलत है, इस तरह के आपको चित्रकार और जगन्नाथ है, इस तरह के चित्रकार भी अन्य लिखा रखे हैं आपको, ठीक है भाई। तो मुख्य चित्रकारों में अपन ये 4 कलाकारों को पढ़ रहे हैं जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के चित्रकार थे। मीर सैयद अली अकबरकालीन प्रसिद्ध कलाकार रहा है। मीर सैयद अली कौन से समय का रहा है? अकबर काल का प्रसिद्ध कलाकार रहा है, जो हुमायूं के साथ भारत आया था। आपको याद रखना है, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चनों में आपसे पूछ लिया जाए कि मीर सैयद अली के विषय में आप क्या जानते हो। तो मीर सैयद अली कौन से समय का कलाकार हो गया? अकबर काल का कलाकार हो गया। किसके समय भारत आया था? हुमायूं के समय भारत आया था। ईरान की सफ़वी शैली का कलाकार था। तो हुमायूं के समय जो चित्र शैली थी ना, वो कौन सी थी? फारसी या सफ़वी शैली थी, इसलिए ये कौन सी शैली का कलाकार था? सफ़वी शैली का कलाकार था। लेकिन अकबर के काल में जाकर इसने क्या किया? भारतीय कला को अपने चित्रों में शामिल कर लिया और एक नवीन कला शैली को जन्म दिया था। वो कलाकार मीर सैयद अली रहा है, जिसके पिता का नाम मंसूर था। इसके पिता का नाम क्या था? मीर सैयद अली के का मंसूर, जो स्वयं चित्रकार था। मतलब मंसूर अपने यहाँ पशु पक्षी चित्रण बनाने में अद्वितीय कलाकार रहा है, जो जहांगीर काल का रहा है, ठीक है भाई। मंसूर था। मीर सैयद अली अपना उपनाम जुदाई लिखता था। क्या लिखता था? जुदाई लिखता था। इसके चित्रों में सुंदर मोहक वातावरण मिलता है। इसके जो चित्र हैं उन चित्रों में इसको सुंदर कर लेना, सुंदर मोहक वातावरण मिलता है। हमजानामा के चित्र इसके निर्देशन में बने थे। हमजानामा क्या है? अर्थात रामायण के चित्रों को मतलब किसमें बनाए थे? इनके निर्देशन में बनाया गया था। इसे लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित विषयों का चित्रण अधिक प्रिय था। इसको कौन से चित्र बनाना अधिक प्रिय था? लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित विषयों के चित्र बनाना अधिक प्रिय था। इसके बनाए चित्रों में लैला मजनू का चित्र, मजनू का जन्म और पिता का व्यक्ति चित्र प्रमुख है। तो अकबरकालीन प्रसिद्ध कलाकार मीर सैयद अली। अब मीर सैयद अली कलाकार किसके समय का? अकबर के समय का प्रसिद्ध कलाकार रहा। किसके समय भारत आया? हुमायूं के समय भारत आया। वो कौन सी शैली का कलाकार था? सफ़वी शैली का। उसके पिता का नाम क्या था? मंसूर था। मंसूर कौन था? एक कलाकार था। मीर सैयद अली अपना उपनाम क्या लिखता था? जुदाई लिखता था। इसके चित्रों में सुंदर मोहक वातावरण मिलता है। हमजानामा के चित्र इसके निर्देशन में बने थे। किसके में? मीर सैयद अली के में। इसे लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित विषयों का चित्रण करना अधिक प्रिय लगता था। इसके बनाए चित्रों में कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं? लैला मजनू का चित्र और मजनू का जन्म और पिता का व्यक्ति चित्र प्रसिद्ध है। इसके बाद दूसरा चित्रकार है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, जो भी इसके विषय में भी अपन पहले यही लिखेंगे 1-2 लाइन। क्या कि ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी अकबरकालीन प्रसिद्ध कलाकारों में से प्रमुख रहा है, जो हुमायूं के साथ भारत आया था और हुमायूं के समय का ही कलाकार रहा है। ईरानी कला केंद्र सिराज का रहने वाला था ये। इसे अकबर के द्वारा श्री कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अर्थात ये अकबर के समय का अच्छा या श्रेष्ठ कलाकार कह सकते हैं। इसलिए अकबर ने इसको कौन से सम्मानित किया? श्री कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। इसने हुमायूं और अकबर को कला शिक्षा दी। यह अकबर की चित्रशाला का प्रमुख कलाकार था, ठीक है भाई। इसके बाद तीसरा कलाकार आता है बसावन। अर्थात तो 4 कलाकार है ना इसके, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन। तो बसावन अकबर दरबार का महत्वपूर्ण हिंदू चित्रकार था ये। इसने 100 के आसपास चित्र बनाए थे। अबुल फजल ने इसकी प्रशंसा की है। बसावन के चित्र यथार्थता के अधिक नज़दीक हैं। किसने किया? अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन है? आईने अकबरी का रचनाकार है। यह कलाकार पृष्ठभूमि बनाने, मुखाकृति की विशेषताओं का अंकन करने, रंगों के मिश्रण तैयार करने आदि में श्रेष्ठ था। दरबारनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों में इस कलाकार के चित्रण कार्य किया। अर्थात इन ग्रंथों के चित्रों को बसावन ने तैयार किया। और चौथा कलाकार आता है इसका दसवंत। दसवंत अकबर की चित्रशाला में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। प्रारंभ में यह चित्रशाला में सेवक था। इसने अब्दुल समद से चित्रकारी सीखी थी। रजमनामा में इसने सुंदर चित्र बनाए। इसने विचित्र आकृतियों का भी चित्रण किया। उसने दैनिक जीवन पर आधारित पौराणिक दृश्यों को भी अंकित किया। मुगल कला में भारतीयता का भाव इसी कलाकार की देन रहा है। अर्थात मुगल कला है, उस मुगल कला में जो भारतीयता का प्रवेश हुआ है, वो भारतीयता का प्रवेश किसकी देन है? तो ये है दसवंत की देन है। हिंदू कलाकार है, किसके समय का है? अकबर काल का है। हिंदू मतलब प्रमुख कलाकार था।
और अकबर कालीन कलाकारों में प्रमुख था ये। अब्दुस्मद सिराजी से इसने चित्रकारी सीखी थी। रजमनामा में इसने सुंदर चित्र बनाए थे, विचित्र आकृतियों का भी चित्रण इसने किया था। इसके बाद आता है जहांगीर कालीन मुगल कला। अब आपको ये बता रखा है कि अकबर की मृत्यु के बाद मुगल शासन की गद्दी पर कौन बैठा? जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था और जहांगीर का लालन पालन करने वाली जो बेगम थी वो रुकैया बेगम थी। इसने जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। इसके समय मुगल जो चित्रशैली है वो चित्रशैली का चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, अर्थात स्वर्ण काल कहा जा सकता है जहांगीर कालीन कला को। जहांगीर स्वयं कलाकार भी था, कला पारखी भी था और जहांगीर प्रकृति उपासक रहा। कला पारखी के विषय में आपको मैं बताऊं कि इसकी आत्मकथा है तुझे के जहांगीरी। उस तुझे के जहांगीरी में इसकी कला पारखी के विषय में लिख रखा है कि जहांगीर ने स्वयं अपने शब्दों में एक बार कहा था कि यदि मैं किसी भी कलाकार की कलाकृति को देख लूं तो देखकर मैं बता सकता हूं कि इस कलाकार की कलाकृति कहाँ से सुंदर है और कहाँ से सुंदर नहीं है। इतना ही नहीं कि मैं उसमें कमी और खूबियां भी निकाल सकता हूं, उस कलाकार के बारे में बता भी सकता हूं कि ये किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है। इस तरह का इसका कलाकर्म या कला पारखी का चरमोत्कर्ष था इसके समय। तो ये जहांगीर की आत्मकथा तुझे के जहांगीरी में ऐसा लिखा गया है। तो देखिए अकबर के पश्चात जहांगीर ने 1605 ईस्वी में शासन संभाला। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का लालन पालन रुकैया बेगम ने किया। जहांगीर अकबर से भी अधिक कला प्रेमी शासक था। वह प्रकृति उपासक था जिसके समय की कला छाया प्रकाश की अधिकता के साथ नए तत्वों को लेकर परिवर्तित हुई। मतलब इसके समय यथार्थता आ गई थी और इसके समय जो चित्रकला थी उस चित्रकला में जो ईरानी प्रभाव समाप्त हो गया और पूर्ण रूपेण भारतीय कला शैली हो गई थी। जहांगीर ने अकबर द्वारा स्थापित कला संस्थान को उत्कर्ष पर पहुंचाया, अर्थात अकबर ने जिस कला शैली को मतलब स्थापित किया है उस कला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? जहांगीर। जहांगीर ने अपने युवा काल से ही चित्रशाला को संरक्षण दिया और अपने चित्रकार भी नियुक्त किए। उसकी चित्रशाला में अधिकांश चित्रकार अकबर कालीन ही थे। जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जहांगीर ने कश्मीर में भी एक चित्र दीर्घा की स्थापना की, यानी कला दीर्घा की का निर्माण करवाया, जिसे कुशल चित्रकारों से अलंकृत भी करवाया, अर्थात कुशल चित्रकारों से उसमें चित्र भी बनवाए, उसे सुसज्जित करवाया। इस गैलरी में अर्थात इस चित्र दीर्घा पर कौन कौन के चित्र बने उन चित्रों में देखिए। प्रश्न पूछ सकते हैं कि हुमायूं जहांगीर के समय कश्मीर में एक चित्रशाला की स्थापना की गई और उस चित्रशाला को सजाने के लिए कौन कौन से चित्र बनाए गए थे। तो इस गैलरी में हुमायूं, अकबर, शाह अब्बास, मिर्ज़ा कामरा, मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम, शाह मुराद, सुल्तान दानियाल के व्यक्ति चित्रों के साथ साथ अमीरों, विशेष सेवकों की छवियां भी अंकित की गई थी। कक्ष की बाहरी दीवारों पर कश्मीर के रास्तों के कई दृश्यों के चित्र चित्रित किए गए। यहाँ पर चित्रित किए थे। इसी प्रकार जहांगीर ने अजमेर में शाही महल, अर्थात शाही महल को चश्मे नूर महल कहा जाता है, बनवाकर उसे सुंदर चित्रों से सुसज्जित भी करवाया था। जहांगीर के समय चित्रकारों की स्थिति बहुत अच्छी थी। चित्रकार मनसबदार होते थे, मतलब ऊंचे ओहदे पर बिठाया करते थे और उनसे मनसबदार कहा जाता था। उनके कार्य करने के लिए उत्तम चित्रशालाएं भी स्थापित थी। बादशाह स्वयं चित्रकारों के कार्यों को देखता था। कौन? जहांगीर। जिन चित्रकारों का कार्य उत्तम होता था उन्हें इनाम देता था, उनका वेतन बढ़ाता था। जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन था। कौन था? अबुल हसन। अब अबुल हसन कौन है? अबुल हसन अकारिजा का पुत्र था और अकारिजा जहांगीर कालीन एक श्रेष्ठ कलाकार था, एक अच्छा कलाकार था, जिसको अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ होता है युग शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि ये अबुल हसन है ना जो जहांगीर काल का प्रमुख कलाकार था, सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना जाता है। इस अबुल हसन ने जहांगीर काल में कई सुंदर चित्रों का निर्माण किया, जिनमें एक चित्र तो जहांगीर को मरियम का चित्र लिए हुए शीर्षक वाला प्रसिद्ध है और एक है जहांगीर का सपना शीर्षक वाला चित्र है। इन दोनों चित्रों पर ही जहांगीर ने इसको
नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया। अबुल हसन जहांगीर कालीन प्रसिद्ध कलाकार अकारिजा का पुत्र था। जहांगीर कालीन है ये, इसे कालीन करना भाई, गलत हो गया है। प्रसिद्ध कलाकार अकारिजा का पुत्र था। अकारिजा जहांगीर काल का प्रमुख चित्रकार था। अकारिजा की शैली भारतीयता से पूर्ण थी। उस्ताद मंसूर व मिस्किन मंसूर को नादिर उल जमा उल असर की उपाधि से सम्मानित किया। आपसे यहाँ प्रश्न बन जाते हैं, दो प्रश्न बन जाते हैं कि नादिर उल जमा की उपाधि से जहांगीर ने किसे सम्मानित किया। नादिर उल जमा की उपाधि से अकारिजा के पुत्र अबुल हसन को सम्मानित किया, और नादिर उल असर की उपाधि से किसे सम्मानित किया, मंसूर को। मंसूर व मिस्किन पक्षियों के चित्र तथा रेखांकन के अद्वितीय कलाकार थे। अर्थात जहांगीर कालीन प्रसिद्ध कलाकारों में मंसूर पशु पक्षी चित्रण या पक्षी चित्रण में अद्वितीय था। इसके द्वारा बनाए गए पक्षी चित्रों में टर्की मुर्गा और बाज पक्षी शीर्षक वाले चित्र प्रसिद्ध हैं। जहांगीर चित्रकारों को अध्ययन के लिए बाहर भी भेजता था, जिनमें बिशनदास नाम का जो कलाकार है, वो कलाकार ईरान में प्रशिक्षण लेने के लिए गया था। उसने ईरान के शाह के लिए भी कई वर्षों तक चित्रण कार्य किया, जहां उसका बनाया हुआ शेख सूफी संत का चित्र विश्व प्रसिद्ध चित्र है। इनके अतिरिक्त गोवर्धन, मनोहर, दौलत जहांगीर कालीन उल्लेखनीय चित्रकार रहे या प्रसिद्ध कलाकार रहे थे। ठीक है भाई, इस प्रकार जहांगीर कालीन कला को अपन ने पढ़ा, और इसके बाद अब जहांगीर कालीन जो कला है उस कलागत विशेषताओं को पढ़ेंगे, और विशेषताओं को पढ़ने के बाद जहांगीर काल के मतलब कलाकारों के विषय में जानकारी लेंगे कि ये कौन से कलाकार ठीक मतलब इनमें श्रेष्ठ हैं और इनको कौन सी उपाधि। वैसे इसमें आएगा अबुल हसन, तो किसके लिए है, अबुल हसन है जिसको तो नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया था, और मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया था। मंसूर पशु पक्षी चित्रण में अद्वितीय था, और छवि अंकन में बिशनदास नाम का कलाकार था। बिशनदास ईरान से कला शिक्षा ग्रहण करके आया था, जिसके ईरान के शाहों के पास में भी कई वर्षों तक कार्य किया था, जिनमें एक शेख सूफी संत का प्रसिद्ध चित्र है। इस प्रकार अपन ने जहांगीर कालीन कला का अध्ययन किया, और यहाँ से आगे जहांगीर कालीन कला का विशेषताएं पढ़ेंगे, और उसके बाद सांझा कालीन कला को पढ़ेंगे। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।